कैसे हैं बच्चे हमारे? ठीक है। और बच्चों आपको एक्टिविटी जो दी है वो आप जल्दी से करके डाल दीजिए, आपको मार्क्स दे दूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही थी फिर से भारत की खोज। भारत की खोज में जो पाठ पढ़ा दी है आपको, ये तीसरा पाठ है। पुस्तक लिख दिया है मैंने। पाठ का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार और बता देती हूँ आपको चलते फिरते। ये जो सभ्यता है बहुत प्राचीन है। क्या है? बहुत प्राचीन, जो समाप्त सी हो गई है। लेकिन ये सभ्यता को जब कैसे पता चला? दो जगह जब इसकी खुदाई हुई, एक सिंध में, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसके जो अवशेष हैं ये सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिलते हैं। इसके अवशेष जो इस सभ्यता की जो अवशेष हैं ये काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, अतीत के समय की है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग है, विपरीत है, बहुत दूरी है, लेकिन इन दोनों जगहों पे इसके अवशेष मिलते हैं। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इनके अवशेष बहुत दूर दूर तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये सभ्यता काफ़ी दूर तक विस्तृत थी। सबसे पहला चित्र मिला, एक मैंने बनाया है और एक आप देख सकते हो कि ये चित्र जो है एक बैल जैसा कह सकते हो। तो ये चित्र सबसे पहला चित्र है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर चित्र हमें उस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, जिसके अवशेष सिंध में, देखिए, सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा समझा देती हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। अब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में भारत की सबसे पहली तस्वीर की जानकारी आपको मैंने दे दी है। आर्यों का आगमन, समन्वय और मेल जोल से भारतीय संस्कृति का विकास, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आर्य कैसे आए, कैसे उन्होंने संस्कृति से समन्वय किया और संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का विकास किया। प्राचीनतम ग्रंथ व वेद, उसके बाद हमारी जो संस्कृति है वो, उसमें प्राचीन ग्रंथ और वेद भारतीय संस्कृति के अटूट हिस्से हैं। मतलब ये वेद हैं, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति को और उज्जवल, उन्नत बनाते हैं, अटूट हैं। यही वेद ही हैं जिससे हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, कभी भी खंडित नहीं होती है। ये वेद ही है जो हमारी संस्कृति को और अच्छा, अद्भुत और अटूट बनाते हैं। उपनिषद की विशेषता, उसके बाद वेद आते हैं और फिर ये आते हैं उपनिषद। ये वैसे ही हैं, ये ग्रंथ ही हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी सच्चाई है और काफ़ी जो इन्होंने मनोबल, जो इस वेदों, उपनिषद जो हैं हमारे कहते हैं कि कर्म कांडों को इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने जो सच है, जो सत्य है, उस पर बल दिया है, सच्चाई पे बल दिया है। कर्मकांड क्या होते हैं? जो हम बाहरी दिखावा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। हम कहते हैं कि इसने उसको नज़र लगा दी, या इसने उसको मंत्र फूंक दिया, या उसने फलाने उस पर ये कर दिया। तो ये क्या है? इसको ये लोग उपनिषद में गलत माना गया है, सच्चाई पर इन्होंने बल दिया है। यही सभ्यता बाद में सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी। और कहते हैं कि ये जो जितनी सभ्यता हमारी है, अभी मैंने थोड़े ही लिखाया है, ये हमारी संस्कृति को युगों युगों तक आगे ले आई है। अग्रदूत होता है किसी चीज़ को मैसेज भेजने वाला। अग्रदूत, दूत बने मैसेज, और आगे, मैसेज को आगे बढ़ाना। तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है हमें आगे ले जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की अग्रदूत बनी है, हमारी भारतीय सभ्यता।
तो इस तरह से हम आगे चलेंगे। अब मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, आप अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। स्नानागार समझते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, जिसको बोलते हैं नहाने का स्थान, स्नानागार। तो ये इस तरह का चीज़ है। देखिए कितना सुंदर बना। उस ज़माने में ये सभ्यता हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता से ये अवशेष हमें मिले हैं, एक ये और एक ये, कई अवशेष हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने आपको इतना बता दिया था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इनकी तलाश केवल एक संयोग मात्र थी। इनके अवशेष बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है यह बहुत विकसित सभ्यता थी। विकसित, बहुत ही इसमें विकास हुआ था, बहुत ही हर चीज़ में एक नयापन था, हर चीज़ एकदम साइंटिफिक तरीके से बनाई गई थी। तो विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष सभ्यता का मतलब हर धर्म को इसमें लिया गया था और किसी एक धर्म की नहीं थी, सभी धर्मों को माना गया है इसमें, और सभी धर्मनिरपेक्ष थी है। यह भी 100% सही है कि यही सभ्यता बाद में भारत के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसने सिंधु घाटी सभ्यता के फारस, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित करके व्यापार किया। मतलब यही सभ्यता थी जी, फारसी, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं से संबंध बनाया और व्यापार भी किया इस सभ्यता ने। इस नागर सभ्यता में व्यापारी वर्ग अमीर था। सड़कों पर दुकान की लंबी कतारें थी, लेकिन दुकानें बहुत छोटी थी, ये भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत में मध्य समय के कई ऐसे दौर गुजरे जिनके विषय में हमें बहुत ही कम जानकारी है। वैसे भी इस समय अधिकांश बदलाव हुए, लेकिन उसमें आंतरिक निरंतरता की ऐसी कड़ियाँ अभी तक चली आ रही हैं जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हुई थी। यह देखकर बहुत हैरानी होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें कई वर्षों से लगातार चली आ रही परंपरा तथा रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी और फैशन के कपड़ों को याद दिलाता है। देखिए मैंने बताया था ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आपको बताया था पश्चिमी पंजाब में। ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये दोनों सभ्यता हमें क्या बताती हैं? पुरानी परंपरा, रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाज, ये सब बताती हैं। ठीक है। यह सभ्यता ने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया। इस सभ्यता से हमें केवल यही पता नहीं था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ बनती थी। सृजन मतलब निर्माण, निर्माण मतलब बनाना, बल्कि आधुनिक समय के महत्वपूर्ण चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया गया। महत्वपूर्ण चिन्ह बनाए गए, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया गया। नालियाँ सांस्कृतिक तरीके से बनाई गई। मुझे भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नवजात शिशु की तरह नहीं, बल्कि कई रूपों में जन्मे एक सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। जब मैं भारत के अतीत को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि मैं जब कहानी को देखता हूँ भोर बेला, सुबह सुबह की, जब थोड़ा सा उजाला भी होता है और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होता है, उसको कहते हैं भोर बेला। में एक नवजात, एक छोटा सा शिशु की तरह नहीं देखा हमने भारत को। क्या देखा? बल्कि कई रूपों में जन्मे एक सयाने व्यक्ति की तरह हमने भारत को देखा। कब? जब सिंधु सभ्यता जब मैंने देखी। वह जीवन के तौर तरीकों से अनजान नहीं है, बल्कि उसने कई कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक का विकास कर लिया है। कलाएं, जीवन, सुख सुविधा में एक नई तकनीकी, एक नई कार्यशैली, एक नई कहते हैं निर्माण कला का उसने विकास कर लिया था। ये हो गई सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे? आर्यों का आना
सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे और उनका आगमन कहाँ से हुआ, इस बात की जानकारी हमें अब भी नहीं है। इस बात की संभावना अधिक है कि आर्यों की संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। समझ में आ गई बात? जिसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं। कुछ विद्वानों को आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियाँ एवं संस्कृत के बीच आवश्यक एकरूपता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन काल में कुछ लोगों का भारत में आगमन हुआ भी था, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। ठीक है बच्चों, ये ऐसा करते हैं कि अभी आप जो इसको पढ़ते रहिए और आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, और धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊंगी। इसके साथ आप अच्छे से याद करते जाइएगा। मैंने ये तस्वीर आपको बताई थी, कोशिश करी थी, वैसे उतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन चलो कोई नहीं, इस सब से बनाया करिए। आप भी अपनी नोटबुक में कुछ जो भी डिज़ाइनें हैं कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप बनाएं। क्या करेंगे जब आप बनाएंगे तो वो तस्वीर आपकी आंखों में, आपके मस्तिष्क में बस जाएगी, तो आप भूलेंगे नहीं। आपको अब बार बार इसको देख रहे हैं तो आपको क्या याद आ रहा? ये सिंधु सभ्यता की सबसे पहली तस्वीर है जो ली गई है। ठीक है, ये सबसे पहली तस्वीर ली गई है, इसलिए अब याद रखिएगा, आप नहीं भूलेंगे आप, और ना मैं भूलूंगी, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ तो बार बार जिस चीज़ को मैं देखूंगी वो आपको। बच्चों इसकी रीडिंग बहुत करिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। आप मन में सोचिए है क्या ये बड़ा अजीब सा है, मैं आपको समझा रही हूँ और आप समझेंगे और काम करेंगे। नमस्कार बच्चों।